हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स, यानी कि हमारा जो ये टॉपिक नंबर 2 था कूलॉम्स लॉ, इसका ये सब पार्ट है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें बेसिकली देखो कुछ भी नहीं करना, हमने एक बेसिक आइडिया आपको इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया था कि कूलॉम्स लॉ में जनरली हम लोग करते क्या है। जो बच्चे नए हैं एक बार फिर से जरा समझ लो हम लोग करते क्या है। जैसा कि आप लोग कूलॉम्स लॉ जानते हो, अगर किसी दो चार्ज पार्टिकल मतलब अगर किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उनके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। बस तो आप फोर्स की वैल्यू जानते हो, क्या कहते हो आप, ये कहते हो ना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहते हो। एंड उसके बाद फिर ये कहते हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कहते हो। तो ये आपका हो गया कूलॉम्स लॉ। लेकिन देखो अब यहाँ पर करना क्या होता है ना, बस ये जैसे आपको पता है कि फोर्स जो हमारी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन। तो ये जो है ना, ये आपका एक मैग्नीट्यूड है। ये जो आपने जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला एक मैग्नीट्यूड देता है, मतलब कोई वैल्यू देती है। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बस इसके आगे हम ऐसे लिख देंगे कि टुवर्ड्स, किसकी तरफ, ए से बी हो सकता है। हम कोई दो चार्ज पार्टिकल ले, दैट इज हम इसका पोजीशन डिसाइड कर दें कि एक ये ए है, ये बी है, तो टुवर्ड्स ए बी या टुवर्ड बी ए, इस तरीके से समथिंग कुछ। तो बस अगर इस फॉर्म में अगर आप लिख ले रहे हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था सर, लेकिन बस ये वाली जो चीज़ है ना, अब हमें इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, बस वही चीज़ एक्स्ट्रा इसमें समझनी है। बाकी कूलॉम्स लॉ वही अपना मेन फॉर्मूला, बस उसके आगे बस आपको डायरेक्शन लिखना होता है। ओके, फाइनली हमें इसमें ये चीज़ लानी होती है क्या, कि जैसे मान लो F12 है तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का F12 के ये बराबर F21 के बराबर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो हमारे फोर्सेज लगते हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो प्रूव करते हैं, देखो डिराइव करते हैं कैसे किया जाए। देखो समझना, ध्यान समझना। तो कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको दो चार्जेस लेनी होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है, एक है Q1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया A, इसका 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 पोजीशन मैंने क्या कर दिया, A कर दिया। और एक यहाँ पर हमारे पास है Q2, इसका पोजीशन मैंने क्या कर दिया, B कर दिया, ठीक है। या फिर चाहें तो हम इसको 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा पोजीशन नंबर 1 है और ये हमारा है पोजीशन नंबर 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, A B 1 2 दीज आर पोजीशंस ऑफ चार्जेस A एंड B। अब देखो होता क्या है ना कि हमें इन चार्जेस की एक रेफरेंस पॉइंट लेनी होती है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लो अगर आप अपने घर से, ठीक है, कहीं बाहर निकल रहे हो, घूमने जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो क्या होता है ना, आपको रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। मान लो आप कहीं पहुंचे और आपको बताना पड़ेगा कि देखो भाई हम यहाँ से आए, तो दैट इज वो आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो मान लेते हैं ऐसे ये जो चार्जेस हैं इनका एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे O से। ओके, ये हमारी चार्जेस की क्या है, यहाँ से हम जो डिस्टेंसेस लेंगे चार्ज Q1 और Q2 की, हमेशा O से लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है चार्ज Q2 की जो डिस्टेंस है वो R2 है। ओके, तो R1 और R2 को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ रही ना, पोजीशन वेक्टर। और तो हमने क्या कहा, हमने ये लेट किया कि लेट हमारा जो पोजीशन वेक्टर, मतलब कि ये किस पोजीशन पर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू क्या है, R1 एंड, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज ये याद रखना। अब जो बच्चे थोड़ा सा जिनका बेसिक मैथ्स है या फिर जो थोड़ा बहुत मैथ को कम समझते हैं, ध्यान समझना, उनके लिए बहुत एकदम बेस्ट है, ठीक है। जिनको मैथमेटिक्स, जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं लिया है उनके लिए ये बहुत और ईजिली समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर यानी कि R1 एंड R2, ठीक है, यानी कि जो Q1 है वो R1 पोजीशन पर है और जो Q2 है वो R2 पोजीशन पर है, ये मतलब हुआ। देखो तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग ये लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, OA, ठीक है, O से लेकर के A के बीच की डिस्टेंस। और इसी तरीके से हम लोग R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 इज इक्वल टू OB, इसके आगे भी वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा ये बताओ, अगर ये फर्स्ट चार्ज है यानी कि जो Q1 है और जो Q2 है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 है वो भी Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना और जो यहाँ पर लिख रहे हैं उसको भी देखना। Q1 जो होगा वो Q2 की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, इसी तरीके से जो Q2 होगा वो भी Q1 पर एक फोर्स लगा रहा होगा। किस डायरेक्शन में, मैंने जो एरो बनाया, बात समझ आ रही है क्या। तो देखो अब हम सर दो यहाँ पर फोर्स काम कर रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, तो मान लो मैंने कह दिया कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग बोल देते हैं F12, ठीक है। तो F12 का मतलब क्या हो गया कि फोर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, फोर्स ऑन
फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पर फोर्स F12 का मतलब ये हुआ कि Q1 पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2, है ना। कितना फोर्स लगा रहा है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड, ये फोर्स की वैल्यू है। इसी तरीके से F21 बता दो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, होता क्या है ना कि जब फोर्स जब लग रहे होंगे तो हमें इनकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है। ओके, तो मैथ्स में हम लोग डायरेक्शन को बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर से। मतलब मैथ्स में हम लोग जो डायरेक्शन दिखाते हैं ना, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ये क्या बोलते हैं, हमारा ये कैप होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ए बी, तो ए बी के ऊपर अगर हम कैप लगाते हैं, दैट मीन्स ये ए बी के ऊपर अगर कैप लगाया तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर किसी चीज की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है ना। अब इसको जरा समझते हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो। देखो तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, जो बातें मैंने बताई हैं देखो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, क्योंकि बेसिकली हमारा ये है ही क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब भी क्या होता है कि हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कि हमारा फोर्स, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन, एक मिनट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसी तरीके से Q2 अगर Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो अब हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो देखो मान लो अगर हम कहते हैं कि अगर हम जैसे, तो बेसिकली यहाँ से लेना मतलब अगर ये आप एरो लगा रहे हो, ये एरो का मतलब है कि फोर्स ए से बी की तरफ, बोलो ऐसा है कि नहीं। अगर ये वाला अगर ऐसे अगर एरो लगाते हैं तो इस एरो का क्या मतलब है कि फोर्स हमारा ए से बी की तरफ एक्ट हो रहा है। अगर हम ये वाला एरो लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स हमारा बी से ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम वेक्टर को, मतलब इस जो फोर्स लग रही है इसके डायरेक्शन को अगर हम ए बी और बी ए से अगर रिप्रेजेंट करें, ध्यान से सुनो, ए बी या बी ए से रिप्रेजेंट करें या 1 और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि देखो ए बी हमारी कितनी हो जाएगी, ए बी देखो कितनी हो जाएगी। तो ए बी पता है क्या होता है, देखो ए बी का देखो, जब किसी दो मतलब पॉइंट्स को लेकर के जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं ना, तो ए बी का मतलब होता है कि, पहले मेरी बात जरा समझ लेना, फाइनल, ठीक है, फाइनल पोजीशन। जब भी कभी भी इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो हम कह रहे हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ए बी यानी कि ए से बी तक हमें चलना है। ध्यान से सुनो, पहले ए से अगर हमें बी तक चलना है तो फाइनल हमारी क्या है, यानी कि हम पहले ओ बी पर पहुंचेंगे। फाइनल हमारी क्या, ए से बी, मतलब ए से बी में फाइनल क्या है भाई, बी है ना। तो ओ बी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ओ बी, क्या कहोगे, ओ बी और माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। और ओ बी का मतलब क्या है, देखो ओ बी जस्ट अभी हमने क्या कहा, R2, यानी कि R2 माइनस R1। बात समझ आ रही है। यानी कि जो हम ए बी के डायरेक्शन को अगर हम दिखाएंगे तो हम कहेंगे R2 माइनस R1। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम देखो कि अगर हम कहें, मान लो कि अगर हमारा बी से ए की तरफ अगर हमारा फोर्स लग रहा है तो इसके लिए फिर हम डायरेक्शन देखो, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी ए। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर बता दो कि बी ए एक्चुअल में है क्या, कि मान लो अगर हम कह रहे हैं कि इफ मान लो हमारी जो वेक्टर है, इफ, ऐसे लिख दो, इफ द डायरेक्शन बी ए, मतलब बी से ए की तरफ, यानी कि Q2 से Q1 की तरफ, है ना, डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, दैट इज, ये हमारा बी ए रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्या कहेंगे, बी ए इज इक्वल टू, देखो फिर मैंने क्या कहा कि बी ए का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यानी कि फाइनल कहाँ पर हम आ गए, ए पर, तो ए का हम लोग पोजीशन क्या लेते हैं, ओ ए। ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी, और ओ ए की वैल्यू देखो कितनी है, R1 माइनस R2। तो ये हमने क्या बता दी, इसकी हमने डायरेक्शन बता दी है कि बी ए और ए बी हमारी क्या है रिस्पेक्टिवली, मतलब डायरेक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखो एक और चीज़ समझना। अगर हम आपसे कहते हैं कि, मैंने कहा कि अगर एक थोड़ी सी कुछ बातें, मैं ये सब बातें जो है ना वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर देखो हम आपसे कहते हैं कि R12, तो हम इसे R21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मैंने ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, ये बात लिख लेना कहीं भी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वेक्टर R12, तो आप इसे कभी भी वेक्टर
R21 के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि अब ये वेक्टर आ गया। वेक्टर का मतलब इसमें देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम ही ना होगी, तो आप R12 लो या R21 लो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, दैट मीन्स आप इसके मैग्नीट्यूड के साथ आप इसकी डायरेक्शन भी बता रहे हो, तो आप कभी भी इसे ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे, तो देखो हम डायरेक्शन बदल देते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। इक्वल तो है लेकिन कैसे, अपोजिट में। माइनस सिंबल का हमेशा मतलब याद रखना बच्चे लोग कि अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। माइनस में हमेशा माइनस और दो चीजें प्लस है और दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स एक चीज लेफ्ट साइड में जा रही है तो एक चीज राइट साइड में जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब फाइनली अगर हम, लेकिन हमें चाहिए डायरेक्शन, तो अगर हमने कहा कि अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम इसको ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर से। मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। सो फाइनली हम क्या कहेंगे कि यूनिट वेक्टर इसे देखो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, R2 माइनस R1 है ना, तो R2 माइनस R1 को हम लोग लिख सकते हैं R21, ओके। इसी तरीके से R1 माइनस R2 है तो इसे लिख सकते हैं R12, ओके ना। तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग पहले इस वाले की बात कर लेते हैं, R21। तो यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर मैंने क्या कहा था, कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहेंगे, अब ये सही हो गया, ये चीज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे क्या, देखो R21 कैप, फॉर्मूला यहाँ से देखो, फॉर्मूला है, बेसिक मैथ्स वाले बच्चे, क्लास 12 वाले बच्चे तो आगे चल करके इस चीज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर दैट इज R21 इज इक्वल टू होता क्या है, R21 वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। नहीं समझे मेरी बात, देखो मैंने सीधी सी बात कही कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्शन अगर चाहिए, तो ये डायरेक्शन का सीधा सीधा बस इतना सा काम कर लो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है और यूनिट वेक्टर का आपको यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बस क्या करना है, हम जो भी हमारी जिस भी डायरेक्शन में, जैसे हमने कहा कि ठीक है बी ए है, दैट इज ए बी है, या फिर जिसको हम लोग R21 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम ये डायरेक्शन अगर हम निकालें तो हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर का मतलब कैप, तो R21 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर जो भी वेक्टर R21 है वो ऊपर रखो और नीचे R21 रख दो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर along R12, तो क्या कहोगे, ये तो हम लोग ये कहेंगे कि R12 का कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। फिर मैंने देखो ये चीज बताई कि अगर R21 है तो उसे R12 लिख सकते हो, लेकिन अगर वेक्टर R12 है तो उसे माइनस R21 लिख सकते हो। तो ये बताओ, अगर जैसे मान लो मैंने कहा कि R12 कैप इज इक्वल टू, देखो ये जो R12 है, इस R12 की जगह क्या हम माइनस R21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, जस्ट लाइक ये वाली जो चीज अभी बताई थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ये वाला जो वेक्टर था हमारा रिप्लेस हो गया, और अपॉन में ये जो R12 है, तो R12 की जगह R21 भी तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो R21 का कैप है, हम इसे माइनस R12 का कैप भी लिख सकते हैं। ये बात देखो, यही चीज एक्स्ट्रा है जो हमें डायरेक्शन के लिए समझनी होती है। अब अगर ये चीज देखो अगर समझ में आ गई ना, ठीक है, तो फिर इसके बाद की चीजें बहुत आसान है। कैसे, अब जरा समझना, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी क्या किया है, ये चीज केवल और केवल हमने डायरेक्शन के लिए बताई है। अब देखो क्या होता है, कुछ बच्चे इतनी सारी बातों को ना समझ करके जो हमारे जो बेसिक जो काम की चीजें पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब ऑब्वियसली बात है, ये सब सारे फॉर्मूले, ये मैंने आपको जो बताया ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया ये एक रूल है, ये एक बेसिक सा रूल है कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसा होता है। फिर ये दोनों, ये हमारे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड चाहे R12 बोलो, चाहे देखो Q1 से चाहे Q2 की डिस्टेंस लो, चाहे Q2 से Q1 के बीच की डिस्टेंस लो, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होगा ना। अब यहाँ से देखो दो केसेस अराइज होते हैं, वो पहला केस क्या है जरा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि चलो हमारी जो दोनों चार्जेस है ना, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, ठीक है। मैंने कहा कि व्हेन बोथ चार्जेस आर सिमिलर,
दोनों कैसे हैं चार्जेस? सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये हुआ कि Q1 भी हमारा मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है? पॉजिटिव, या फिर इसका उल्टा भी ले सकते हो कि Q2 भी निगेटिव है और Q1 भी क्या है? निगेटिव है। अच्छा, उस दोनों ही केस में अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0। भाई आप Q1 इंटू Q2 करो तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0। या फिर आप माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 करो, है ना, तो भी इसका आंसर क्या मिलेगा? 0, ग्रेटर देन 0 ही तो मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको खुद से करना होगा, लेकिन पहले इस चीज को समझ लो, देन उसके बाद आप दूसरी कंडीशन भी बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, अब समझना। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज था Q1 और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज था Q2। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो समझना, मान लो मैंने कहा कि अगर ये Q2, ध्यान से सुनना, अगर ये Q2 Q1 के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, Q1 के ऊपर क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, तो ये Q1 इधर की डायरेक्शन में भागेगा। ये बात सभी को क्लियर है? Q1 इधर की डायरेक्शन में भागेगा, तो यानी कि Q2 ने फोर्स लगाया Q1 के ऊपर, है ना, यानी कि फोर्स ऑन, देखो ध्यान से याद करो मैंने क्या बताया था, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या कहा था मैंने इसको? देख लो यहाँ से, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F12। तो अगर हम इसके लिए अगर हम कहें तो हम कहेंगे सर F12 हमारा होगा, वो कितना हो जाएगा? F12, ठीक है, इज इक्वल टू, और देखो हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या? Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। भाई ये बताओ, R12 स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? वैसे R12 का स्क्वायर करो या R21 का स्क्वायर करो, बात देखिए। लेकिन अब हम अगर बात करें, फिर हमें क्या बताया गया कि सर यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी लिखना होता है, तभी तो हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में वैलिड होगा। सर डायरेक्शन क्या लिखें, जरा समझो। अब ये बताओ, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप, यानी कि जो Q1 है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इधर से इधर की डायरेक्शन में, अब जरा इधर देखो, इस वाले वापस अपने मेन फिगर पर आओ, ठीक है, वापस अपने मेन फिगर पर आओ। हमने Q1 को भी क्या माना है? प्लस माना है, और हमने Q2 को भी क्या माना है? प्लस माना है। तो देखो Q2 क्या कर रहा है? Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो देखो डायरेक्शन किधर होगी? B से A की तरफ, B से A की तरफ। बात समझ में आ रही है क्या? B से A की तरफ, दैट हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 to 1 या अलोंग 2 to 1, है ना। तो मैंने आगे क्या लिख दिया? फ्रॉम B to A। लेकिन सर ये तो स्टेटमेंट फॉर्म है, हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो ये बताओ B to A, तो B to A को देखो हम लोग डायरेक्शन से क्या, B to A के अलोंग हम लोग डायरेक्शन को कैसे लिख रहे थे? जरा देखो तो, ये देखो B to A दैट इज R21। एक मिनट, हम लोग कैसे जा रहे हैं? B to A चल रहे हैं ना, एक मिनट रुको, B to A है, ठीक है। हाँ देखो, तो B to A जरा समझो, यानी कि B से A की तरफ, तो B से A की तरफ देखो, जो हमने आपको ये बताया था कि जब हम B से A की तरफ चलते हैं तो हम पहले लिखते हैं फाइनल, लिखते हैं, ये बात बताओ, माइनस इनिशियल लिखते हैं, ये करते हैं ना, ये बात याद आई। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर B से A ही की तरफ से चल रहे हैं, तो सर क्यों ना सर मतलब क्या कर दें सर, R21 कर दें? नहीं नहीं, R21 नहीं करेंगे, जरा सुन लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मैंने क्या कहा है? फाइनल हमारा देखो क्या होता है? OA। फाइनल हमारा क्या है? मतलब B से A की तरफ अगर हम चले तो क्या है? फाइनल OA है, माइनस इनिशियल क्या है? OB है, ठीक है ना। तो OA माइनस OB, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख रहे थे? इसी को हम लोग लिख रहे थे क्या? AB। क्या लिख रहे थे? B to A अगर हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे? AB। और AB को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते थे? AB को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे R12 से। बात समझ में आ गई क्या? बस यही चीज अगर जिन बच्चों ने पकड़ लिया तो समझ लो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, और जो बच्चे ये चीज नहीं पकड़ पाए वो फिर हमेशा परेशान रहेंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाता है। तो B to A में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा? R12 का कैप। बात क्लियर है? ये बात समझ लेना अच्छे से कि सर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ पर R12 क्यों कर दिए सर, R21 क्यों नहीं किया? तो प्लीज एक बार फिर से कुछ मिनट पीछे जाकर के देखो वीडियोस को, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि सर ने R12 क्यों किया है और सर ने R21 क्यों नहीं किया। तो की बात क्लियर है? ओके ठीक है, तो हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो, अब इसी तरीके से अगर हम मान लो, फिर मैंने कहा कि चलो अब हमारा Q1 क्या करेगा? Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं जरा सा। फिर मैंने कहा कि अगर हमारा Q1 क्या कर रहा होगा? Q2 के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा होगा,
ओके। तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो हमारी ये चीज इधर ऐसे जा रही होगी, यानी कि A से B की तरफ जा रही होगी। बोलो 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 बोलो। तो चलो पहले तो हम कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं। तो मैंने कहा कि क्या F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो R21 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है तो R21 बोलो R12 बोलो एक ही बात है ना। यहाँ पर क्या कर दोगे, देखो फिर से एक बार और समझ लो, मान लो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो फिर से देख लें, जिन बच्चों को समझ में आएगा वो स्किप करके आगे भागे जल्दी से वीडियो के। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है। तो मैंने क्या कहा, A से जब कोई B चल रहा है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल देखो क्या होगा OB माइनस इनिशियल क्या होगा OA। OB का मतलब क्या है R, यहाँ पर मैंने R1 किया, यहाँ पर मैंने R2 किया है, ठीक है। तो OB का मतलब क्या है R2 और माइनस OA का मतलब क्या है R1 यानी कि R21। पास में डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी R21 कैप। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो यहाँ पे एक बार बता दो कि फ्रॉम A टू B, देखो देखो ये आप जब F के ऊपर जब आप एरो लगाओगे ना तो दैट मीन्स आप ये किसके फॉर्म में लिख रहे हो, आप ये पता है आप ये वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो। तो वेक्टर के फॉर्म में आप केवल इतना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे इतना नहीं छोड़ सकते, उसके आगे आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और इंटू R21 कैप, क्या हो जाएगा R21 कैप। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिंस हमें पता है कि देखो R21 कैप इज इक्वल टू होता है माइनस R12 कैप, होता है ना। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम देख लें तो देखो अगर हम इसके जगह भी अगर हम माइनस का मान लो अगर रख देते हैं, माइनस का R12 है, इसकी जगह हम R21 माइनस का अगर रख देते हैं तो ये इक्वेशन पूरा का पूरा जो F12 है, ये पूरा का पूरा जो F12 है और जो F21 है वो आपस में बराबर हो जाएगा, बस एक माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में। ये बात कितने लोगों को क्लियर है, बात समझ में आती कि नहीं आती है। सो हम कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ये भी बता देना कि R21 इक्वल टू होता है R12 के। ओके, मैं अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर कोई नहीं भी वेक्टर नहीं लगाया है, तो क्या देंगे कि F12 इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में माइनस F21, बस यही हमारा है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है अगर दोनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो दैट मीन्स निगेटिव डायरेक्शन क्या शो करता है कि हमारी जो फोर्सेज होंगी, फोर्स मस्ट बी अपोजिट इन नेचर, अपोजिट हो एक दूसरे के, फोर्स मस्ट बी अपोजिट इन नेचर, ठीक है ना। रिपल्सिव होगी, एक दूसरे को क्या कर रही होगी, रिपेल कर रही होगी, एक दूसरे को दूर भगा रही होगी। क्लियर है ये बात, ओके। देखो अब अगर हम बोले ना आपसे कि अच्छा चलो ठीक है, इसी तरीके से आप अगर हम यहाँ पर एक को प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और एक को माइनस ले लेते हैं, अब अगर आप मेरे को करके दिखाओ तो क्या सर ये चीज़ हमारी क्या अलग हो जाएगी, क्या ये चीज़ अलग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये जो चीज़ है सेम वही रहेगी। तो सर उस समय क्या सर फोर्स हमारा क्या अट्रैक्टिव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उस समय हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, यानी कि अपोजिट ना लेकर के यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, रिपल्सिव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रिपल्सिव, रिपल्सिव इन नेचर। तो सर यही चीज़, यही वाला हमारा जो है वो सिर्फ इसके लिए भी काम आएगा। लेकिन सर कैसे सर, हम यहाँ पर हमारी जो सर इसमें आप रिपल्सिव बता रहे हैं, इसमें आप अट्रैक्टिव बता रहे हैं, सर ये चीज़ चलो पहले तो जरा कोशिश ये करो कि आप केस नंबर 2 लेकर के क्या आप ये चीज़ ला सकते हो, ठीक है। कोई नहीं, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आता है समझो कि कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो, जिससे पहली वाली चीज़ की भी जो है थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये चीज़ मेरे को, ये मिस्टेक मेरे को नहीं करना है। देखो अब मान लो मैंने कहा कि अगर हम F12 लिखते हैं, ध्यान से सुनना, F12, तो F12 का मतलब क्या, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं F12, इस बात को भी ध्यान रखो। अगर हम F12 लिख रहे हैं तो क्या कहते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ पर सर क्या लिखें, देखो वैसे R12 लिखो या R21 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, बट फिर भी, लेकिन सर हम यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखेंगे ना, ठीक है, डायरेक्शन सर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, एक मिनट यहाँ से ऐसे लिख देते हैं कि फ्रॉम, जरा बताओ किधर से किधर की तरफ होगी, जरा खुद से गैस करो, मेरे ख्याल से गैस भी किया होगा, तो जरा समझ लो। अगर देखो आप कह रहे हो कि F1, तो F12 का मतलब है कि जो चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, चार्ज 2, यानी कि Q2 इस A के ऊपर फोर्स लगा रहा है,
अच्छा, अब Q2 तो हमारा कैसा है, निगेटिव है। Q2 कैसा है, निगेटिव है। Q1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये बताओ, जब Q2 जब Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो ये इधर की तरफ लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, बोलो जरा। यही तो होगा ना, F12, इसी को तो आप बोल रहे हो ना, F12। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हम लोग सबसे पहले वाले पार्ट में समझे थे। अच्छा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम A to B, बोल दो जरा कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, है ना, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है ये तो। अच्छा, अभी बताओ, A और B, अगर A से B है तो आप इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ना RBA, बोलो। RBA का मतलब ही होता है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एक मिनट, आप इसे ऐसे लिखोगे, फ्रॉम A टू B है ना, तो फ्रॉम A टू B यानी कि फाइनल क्या है, B है। फाइनल क्या है, B है, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है, RBA, यही तो लिखोगे, या आप केवल BA लिखोगे, छोड़ो R हटा दो, अच्छा केवल क्या लिखोगे, BA लिखोगे। BA का मतलब ही क्या होता है कि OB फाइनल माइनस OA इनिशियल, बात समझ में आई। और OB का मतलब देखो कितना है, R2। OB का मतलब कितना है, R2 माइनस OA का मतलब कितना है, R1, और R2 माइनस R1 को ही तो हम लोग करते हैं R21। बात समझ आएगी ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिखोगे यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R21 का कैप। बोल दो जी, इतनी बात अगर समझ में आती है तो, ठीक है ना। ये बहुत ईजी सी चीज़ थी, मैंने जो आपको बताई। इसी तरीके से हमारा ये बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली चलो, अगर ये समझ में आता है बच्चे ना, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए, और चलो आप मेरे को F21 निकाल करके बस दिखा लो कॉपी में अपने, कि देखो ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यार, ऐसे ही चेक करते हैं अपने आप को, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो, मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो, तो यही एक तरीका है चेक करने का कि आप सही ट्रैक पर हो या गलत ट्रैक पर हो। तो क्या करते हैं, देखो जरा फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या लिखे, R1, यहाँ तो लिख दिया R21। तो देखो सीधी सी बात है, F21 का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1। तो Q1 क्या करेगा, Q2 के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, ये जो मैंने अभी एरो का निशान बनाया है ना। और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, F21 कहेंगे। अच्छा, ये बताओ डायरेक्शन क्या लिखें, फ्रॉम किधर से किधर, देखो साफ साफ एरो देखो यार ना, किधर से किधर का लग रहा है, B से A की तरफ। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A। अभी बताओ, B टू A है, B टू A है मतलब कि इनिशियल A है, सॉरी इनिशियल B है और फाइनल A है। तो फाइनल A है तो लिखते हैं क्या, AB, है ना, तभी तो कहते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि OA माइनस OB। बात समझ आ रही है, यानी कि OA कितना है, R1 माइनस R2, वेक्टर फॉर्मूला लिखो, वेक्टर फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो दैट मीन्स R1, तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R12 का कैप। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। सीधी सी फिर से वही बात मैंने कहा कि सिंस देखो भाई ऐसा है, R12 जो कैप है वो इक्वल है माइनस R21 के, है ना। इसी तरीके से R21 और R12 तो आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई भी वेक्टर और कैप वगैरह नहीं लगा रहे हैं। दैट मीन्स हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ठीक है, माइनस R21 रख सकते तो जरा रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और R12 की जगह भी हम R21 ही कर दे रहे हैं, हम इसी को फर्दर आगे लिख रहे हैं, R21 कर दे रहे हैं। और जो R12 का कैप है इसकी जगह रख देते हैं माइनस R21 का कैप। अभी बताओ, इसको ले लो, ठीक है, ये सर ये वाली चीज़ मैच कर रही है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मैच कर रही है, क्या बच रहा है, केवल माइनस। तो हम लिख सकते हैं यानी कि F21 तो हमारा देखो, ये F21 तो F21 ही रहेगा, लेकिन इस पूरे की जगह इस माइनस को अगर छोड़ दो, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, F21, ये आ जाएगा माइनस का F12, माइनस का F12, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं, सर आपने कहा था कि सर यहाँ पर हमारा जो आप कह रहे हो कि सर हमारे जो फोर्सेज होंगी, है ना, फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव। ये सर किस बेसिस पर कह पा रहे हो, सर कैसे पता करते हैं कि अट्रैक्टिव नेचर है, या सर हमारा जो सर एक्सप्रेशन है वो तो सर सेम ही तो है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जरा देखो समझना, देखो जब ये जो हमारा चार्ज Q2 जब Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो इसकी जो वैल्यू मिली थी वो F12, मतलब इस डायरेक्शन में, देखो ये वाली डायरेक्शन क्या है, F12 है। अच्छा ये बताओ, फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है ना, और इसकी जो यूनिट वेक्टर थी वो भी क्या आई थी, वो भी तो B से A की तरफ थी। दैट मीन्स उसका भी तो मतलब हम क्या कह रहे थे,
जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में भी तो ए से बी की तरफ से हम पहले वाले की बात करते हैं, तो फोर्स इधर की लग रही है, और जो मतलब इसकी जो हम ये करेंगे, जो हमने पोजीशन वेक्टर जो हमने लिखी है अलोंग करके ए टू बी, वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन इस वाले में अगर आप देखोगे तो इस वाले में जस्ट अपोजिट था, इस वाले में क्या था, जस्ट अपोजिट था। ठीक है, कि अगर फोर्स इस वाले में अगर इधर की तरफ लग रही थी, ठीक है ना, तो हम जो डायरेक्शन ले रहे थे वो इस तरफ ले रहे थे। क्लियर बात ना? तो इस वजह से हम इसको ये रिपल्सिव बोल रहे हैं और एक को अट्रैक्टिव बोल रहे हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो यही हमारा, ठीक है, क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, तो देखो फाइनल कंक्लूजन, देखो हमने दोनों केसेस के ले लिया है, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से फाइनल कंक्लूजन आप ये बता दो कि जो हमारा, सो हम ये कह सकते हैं, एक मिनट, सो हम ये कह सकते हैं क्या, सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट। ये क्या है भाई, इक्वल एंड अपोजिट है टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है ना? तो हमारा क्या है, एक तरीके से जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो हेंस कूलम्ब्स लॉ ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है, और क्यों नहीं करेगा भाई, ठीक है, वहीं से तो लिया गया है आगे, है ना। बस वो न्यूटन ने क्या कहा है, वो उसको यूनिवर्सल के लिए ले लिया, और ये बस केवल छोटे छोटे चार्जेस के लिए। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग जरा आते हैं इसके यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन। ठीक है, तो जरा देखो हम लोग इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो सभी को पता है एफ जी इज इक्वल टू, जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, है ना, ये होता है, और एफ इज इक्वल टू, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी की अगर हम देखो बात करें तो बोथ इनवर्स स्क्वायर हैं। देखो इसके में अपॉन में आर स्क्वायर एंड दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। बोथ आर सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, मतलब मतलब सेंटर के टुवर्ड्स ये एक्ट करते हैं, एकदम सेंटर के टुवर्ड्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, और दोनों ही वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकती है। जैसे हमने देखा कूलम्ब्स लॉ भी वैक्यूम में, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी वैक्यूम में ऑपरेट हो सकता है। डिसिमिलैरिटी देखो क्या मिल जाएगी भाई, जरा देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, हाँ ये याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर का है, वो कभी रिपल्सिव हो ही नहीं सकता। न्यूटन ने ये कहा कि ब्रह्मांड में हर एक दो वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखो हमने भाई, अगर हम प्लस प्लस चार्ज को रख दें तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर हम प्लस माइनस चार्ज को रख दें तो क्या करेगा, ये सॉरी इस केस में ये रिपेल करेगा, इस केस में ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए क्या क्या कह रहा है कि मस्ट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम वाइल एफ ई डिपेंड्स। कह रहा है कि ये जो एफ जी है, मतलब कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। आप उसको कहीं भी रखो, बर्फ में, दूसरे प्लैनेट पर, मंगल ग्रह पर रख दो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन एफ ई की वैल्यू बदलती है। हमने देखा है कि एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए T होता है, ये सब सारी चीजें। अच्छा, अब देखो क्या है कि एफ ई इज मच ग्रेटर देन एफ जी। बस इतना लिख दो, लेना, ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ ई इज मच ग्रेटर देन एफ जी। कैसे? एफ ई बिटवीन टू प्रोटॉन 36 टाइम ग्रेटर देन एफ जी। बहुत बड़ी वैल्यू, देख रहे हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर 2 प्रोटॉन है और अगर आप 2 प्रोटॉन की वजह अगर फोर्स निकालो तो वो उसके कंपेरिजन में 10 की पावर 36 टाइम ग्रेटर है। इसी तरीके से फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन 43 टाइम ग्रेटर है, एंड फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10 की पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन एफ जी है। ओके, आई होप की बात आपको क्लियर होगी हो। तो देखो हमारा जो टॉपिक नंबर 2 था, ठीक है ना, जो सैटरडे को जिसको फिनिश होना था, तो कुछ फिनिश नहीं हुआ, फिर बाद में संडे आ गया। संडे को पता ही बहुत सारा टाइम जो है वो काम में निकल जाता है, इसलिए संडे को की बात समझ में नहीं आई भाई, उसका अच्छा वीडियो भी अपलोड करना था। फिर फाइनली समझ आएगी नहीं यार, अभी तो टॉपिक इनकम्प्लीट था, तो ये चीज़ हो गया। ओके, अब इसके बच्चे हैं न्यूमेरिकल, कूलम्ब्स लॉ और इसके बेसिस पर बच्चे हैं न्यूमेरिकल, उनको भी हम लोग जल्दी ही देख लेंगे। और कोशिश करो आप भी, ठीक है, कि जैसे ही वीडियो आपको मिले, जैसे ही आप वीडियो को देखो तुरंत इसे क्या कर लो, ठीक है, समझ लो, देख डालो,
कॉपी में लिख डालो या इसका नोट्स निकलवा डालो, जो भी है वो करो, लेकिन कंप्लीट करो। जो भी टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट को प्लीज कंप्लीट करो, अदरवाइज नहीं तो फिर हम लोग देखो फिर सिलेबस से पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने जो भी टारगेट बनाया है प्लीज उस टारगेट को फॉलो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।